वध 2 की कहानी शुरू होती है मंजू सिंह के साथ, जिस पर आरोप है कि उसने एक कपल की हत्या कर दी है। बताया जाता है कि ये कपल अपने घर वालों से भागकर धर्मपुरी के एक धर्मशाला में रहने के लिए आए थे। मंजू देवी उसी धर्मशाला की देखरेख किया करती थी और इसी दौरान उनकी ज्वेलरी और कैश देखकर वो लालच में आ जाती है और दोनों का कत्ल करके सारा सोना लेकर फरार हो जाती है। बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट माना जाता है और जज मंजू सिंह को 28 साल की उम्र कैद के साथ 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। इसके बाद कहानी 28 साल बाद चली जाती है, जब मंजू देवी काफी बूढ़ी हो चुकी है। अब उसकी रिहाई का टाइम भी नजदीक आने वाला है। जल्दी ही मंजू देवी को जेल से छोड़ दिया जाएगा। इतने साल जेल के अंदर मंजू देवी की अच्छी खासी पकड़ हो गई है। उसका बिहेवियर इतना अच्छा था कि बाकी कैदी ही नहीं बल्कि जेल में काम करने वाले कांस्टेबल्स भी उससे बहुत प्यार से पेश आते थे। सबके साथ उसका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। मंजू देवी जेल के अंदर अपनी छोटी मोटी जरूरतों का सामान जैसे खाने पीने की चीजें मिश्रा जी से मंगवाया करती थी। उनके पास एक छोटा सा फोन भी था जिसे वो बाथरूम में छुपा कर रखती थी और उसी से मिश्रा जी से बात किया करती थी। मंजू देवी मिश्रा जी से कुछ सामान मंगवाती है और रात में चुपचाप मिश्रा जी लेडीज जेल के बाहर गेट तक पहुंचते हैं। मंजू देवी अंदर ही रहती है और दोनों वहीं से बात करते हैं। पता चलता है कि मिश्रा जी मंजू देवी को पसंद करते हैं और ये बात मंजू देवी भी जानती है, बल्कि जेल की सारी औरतें भी ये बात जानती है। इसी वजह से वो अपने छोटे मोटे काम उनसे निकलवा लिया करती है। बातों बातों में मंजू देवी मिश्रा जी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। मिश्रा जी बताते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उनका एक बेटा है जिसे पढ़ाने के लिए उन्होंने विदेश भेजा था, लेकिन बेटे ने वहीं पर शादी कर ली। अब पिता का कॉल तक नहीं उठाता। मिश्रा जी अकेले रहते हैं। अपने बेटे के पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था उसे चुकाने में लगे रहते हैं। मिश्रा जी मंजू देवी को बताते हैं कि आज उनका बर्थडे है, इसीलिए मंजू देवी उन्हें बर्थडे विश करती है, जो सुनकर मिश्रा जी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही मिश्रा जी हफ्ते में 2-3 बार जेल में आया जाया करते हैं, क्योंकि जेल के किचन में जो सब्जियां बच जाती है वो उन्हें लेकर मार्केट में बेच देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं। जेल में सबको पता था कि मिश्रा जी हफ्ते में 2-3 बार सब्जियां लेकर जाते हैं, इसीलिए गार्ड्स भी उन्हें जाने देते हैं। मिश्रा जी सारी सब्जियों को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में एक बड़ा सा फ्रिज था और वो सारी सब्जियां वहीं पर रख देते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। अगले दिन वही सब्जियां बाहर जाकर बेच दी जाती है। कुछ दिनों बाद जेल में एक नया जेलर प्रकाश कुमार की पोस्टिंग होती है। नया जेलर काफी कम्युनल सोच रखता था। वो ऊंच नीच और भेदभाव जैसे बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता था और शुरू से ही अपना रौब दिखाने लगता है। उसके बाद सारे कांस्टेबल को इकट्ठा करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी एक कांस्टेबल उन्हें एक फूलों का बुके और एक ड्रिंक की बोतल देता है और कहता है कि ये यहाँ के एमएलए ने आपके लिए भेजा है। एक्चुअली एमएलए का छोटा भाई केशव उसी जेल के अंदर बंद है और ये सब सिफारिश के तौर पर भेजा जाता है ताकि जेलर से अपना काम निकलवाया जा सके। लेकिन ये सब देख के नए जेलर को गुस्सा आ जाता है। वो ड्रिंक की बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, क्योंकि ये जेलर डिफरेंट था। वो इतना स्ट्रिक्ट था कि उसे घूस की कमाई से चिढ़ था। वो उस कांस्टेबल को बहुत डांटता है, उसकी काफी बेइज्जती भी करता है और फिर वो सबको साफ साफ वार्न करता है कि आज के बाद जेल में सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे। यहाँ पर कोई भी वीआईपी नहीं होगा, चाहे वो एमएलए का भाई हो या फिर किसी और का। यहाँ लेडीज जेल के अंदर कुछ नए कैदियों की एंट्री होती है, जिसमें एक 22 साल की लड़की नैना कुमारी थी। नैना जेल के अंदर काफी ज्यादा डरी हुई है। मंजू देवी नैना को देख लेती है। फिर वो अपनी बाकी जो कैदी फ्रेंड्स थे उनसे पूछती है कि ये कौन है। वो बताती है कि ये नई लड़की है, उसे झूठे बैंक केस में फंसा दिया गया है। नेक्स्ट डे 4-5 कैदियों को कोर्ट लेकर जाते हैं। आज उन सबकी बेल होने वाली है, जिनमें नैना भी शामिल है और साथ में एमएलए का भाई केशव का भी नाम है। सभी कैदियों को बस में बिठाया जा रहा था। तभी केशव बिल्कुल बेफिक्र होकर आता है। देखकर साफ लगता है कि सारे कांस्टेबल उसे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उसी पल केशव की नजर बस में बैठे नैना पर पड़ती है और उसे बेहद गंदी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर केशव का वकील उसे कहता है कि भैया आज आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन केशव उल्टा अपने वकील से कहता है कि आज उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर वकील भी चौंक जाता है, लेकिन जैसा वो बोलता है वकील वैसा ही करता है। इसी दौरान किसी वजह से नैना की भी बेल नहीं हो पाती और आखिर में वो दोनों वापस जेल में आ जाते हैं। अब नया जेलर सभी लेडी इनमेट्स को इकट्ठा करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम प्रकाश है,
अगर जेल में किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो सीधे मुझसे आकर कंप्लेन कर सकता है। वो जैसे ही अपना नाम बताता है, मंजू देवी कुछ सोचने लगती है। लगता है जैसे मंजू देवी उसे पहले से जानती थी। हालांकि ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाती। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रात को नैना रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मंजू देवी उसके पास आती है और उसे शांत कराती है। मंजू देवी उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर नैना बताती है कि उसे झूठे केस में फंसा दिया गया है। तब मंजू देवी कहती है कि यहाँ पर सब यही कहते हैं। फिर नैना मंजू देवी की गोद में सर रखकर रोने लगती है और मंजू देवी उसे संभालते हुए चुप कराती है। अगली सुबह केशव एक बुजुर्ग कैदी को बुरी तरह से मार रहा था। उसकी दादागिरी इतनी ज्यादा होती है कि ना कोई कांस्टेबल और ना ही कोई कैदी उसकी तरफ देखने की हिम्मत करता है। वो पूरी जेल में अपना रौब जमाते रहता है। उसे पीटते हुए नया जेलर देख लेता है और उसे तुरंत पकड़कर आइसोलेशन में डलवा देता है। और तभी जेलर प्रकाश के पास उसके सीनियर का फोन आता है और वो पूछता है कि तुमने केशव को आइसोलेशन में क्यों डाला, उसे तुरंत बाहर निकालो। तुम्हें पता नहीं है कि उसका भाई एमएलए है और ऊपर से मुझ पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तब मजबूरी में ना चाहते हुए भी प्रकाश को केशव को बाहर निकालना पड़ता है। रात को केशव के पास वही कांस्टेबल आता है जिसकी नई जेलर ने बेइज्जती की थी। वो केशव से कहता है कि नया जेलर बहुत ज्यादा खड़ूस और स्ट्रिक्ट है, किसी की भी नहीं सुनता और आपके भाई की तरफ से जो गिफ्ट भेजा गया था उसने वो भी तोड़ दिए और साथ में मेरी बेइज्जती भी की। ये सुनकर केशव को बहुत गुस्सा आता है। वो कांस्टेबल का फोन लेकर सीधे जेलर को कॉल करता है और उल्टा सीधा सुनाने लगता है, जिससे जेलर भी भड़क जाता है और रात को ही जेल पहुंच जाता है। वहां आकर डंडा उठाकर केशव को बेरहमी से पीटना स्टार्ट करता है। केशव के चेहरे पर भी बेशर्मी वाली मुस्कान बनी रहती है। वो मार खाता रहता है और हंसता रहता है। केशव को अच्छी तरह से सबक सिखाने के बाद जेलर उसे दोबारा सेल में बंद करवा के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह खबर मिलती है कि केशव जेल से गायब हो चुका है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। उसी वक्त जेलर के पास उसके सीनियर का कॉल आता है और जेलर के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है। इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर अजीत सिंह आते हैं क्योंकि मिसिंग का केस उसी के थाने में दर्ज हुई थी। इंस्पेक्टर अजीत सिंह जेलर से मिलते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। मिश्रा जी इंस्पेक्टर को पूरी जेल घुमाकर दिखाते हैं। फिर वो उस टाइम पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल से पूछताछ करता है। साथ ही मिश्रा जी से भी सवाल जवाब करता है। सबसे पूछताछ करने के बाद लास्ट में इंस्पेक्टर कैदियों से भी पूछताछ करता है। तभी एक कैदी बताता है कि केशव पर नैना नाम की लड़की काफी ज्यादा ध्यान देती थी। केशव भैया को बड़े गौर से देखा करती थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर नैना को भी पूछताछ के लिए बुलाता है। नैना काफी डरी हुई थी। तभी मिश्रा जी बोलते हैं कि सर बच्ची है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसने क्या ही किया होगा। आखिर में इंस्पेक्टर नैना को भी जाने के लिए बोल देता है। फिर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि जिस रात केशव गायब हुआ था उस रात मिश्रा जी भी जेल के अंदर आए थे। जैसे वो हर हफ्ते 2-3 बार सब्जियां लेने आते थे, उसी तरह उस रात भी मिश्रा जी सब्जी लेकर गए थे। बाकी कांस्टेबल्स भी यही बात बताते हैं। फिर उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साफ नजर आता है कि मिश्रा जी सच में उस रात जेल से सब्जियां लेकर गए थे। नाइट कांस्टेबल उनकी सब्जियों को चेक करता है। मिश्रा जी कहते हैं कि भाई स्क्रू ड्राइवर इतना अंदर मत डालो वरना सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसके बाद कांस्टेबल उन्हें जाने देता है। रास्ते के एंड में वो रिक्शा रोककर सब्जियां उठाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनका हाथ खून से सन गया है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर सीधा शंभुनाथ मिश्रा की दुकान पर पहुंच जाता है। उनकी दुकान पर काम करने वाला लड़का उस इंस्पेक्टर को बताता है, उस दिन मिश्रा जी सब्जियां लेकर दुकान पर आए थे और उनकी ड्रिंक लेने के लिए मुझे ही भेजा था, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक मिश्रा जी वहाँ से चले गए थे। इसके बाद इंस्पेक्टर सीधे मिश्रा जी के घर पर पहुँच जाते हैं और मिश्रा जी से पूछताछ करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिश्रा जी ने केशव की बॉडी को अपने घर के बड़े फ्रीजर में छुपा कर रखा था और उसी के ऊपर से आइस क्यूब निकालकर वो ड्रिंक बनाकर उस इंस्पेक्टर को पिला रहे थे। इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ से चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि जिस रात केशव गायब हुआ था उसी रात नए जेलर ने उसे बुरी तरह से पीटा था। इसी जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर सीधे जेलर के ऑफिस में पहुंचते हैं। जेलर भी ये चीज एक्सेप्ट करता है कि उसने केशव को मारा था, लेकिन जान से नहीं मारा था। वो बताता है कि उसका काम जेल को मैनेज करना है और कैदियों को सुधारना है। इंस्पेक्टर जेलर का बयान रिकॉर्ड करता है और इसी के आधार पर नए जेलर को सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर मिश्रा जी रातों रात उस बॉडी को किसी जगह पर दफना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंजू देवी को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है और अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद इंस्पेक्टर को आईजी का अर्जेंट कॉल आता है। जैसे ही इंस्पेक्टर आईजी से मिलता है तो आईजी बताता है कि प्रकाश यानी जो पुराना जेलर था
उसके क्वार्टर के पीछे से एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस को शक है कि ये डेड बॉडी केशव की हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी भी 1 साल पुरानी है और केशव भी उसी टाइम से गायब हुआ था। इंस्पेक्टर मौके पर जाकर बॉडी खुदवाता है और खुदाई के दौरान उसे वहाँ पर एक रिंग मिलती है, जो रिंग उसी जेलर की थी। एक्चुअली जिस दिन जेलर केशव को पीट रहा था, उस दिन गलती से वो रिंग वहीं पर गिर गई थी। अब वो रिंग जेलर को मिल जाती है और रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलती है कि ये केशव की ही बॉडी है। जिसके बाद इंस्पेक्टर फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। आईजी इंस्पेक्टर पर प्रेशर डालता है कि अगर 3 दिन के अंदर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो तुम रिजाइन कर देना। इसके बाद इंस्पेक्टर पूरी शिद्दत के साथ जांच स्टार्ट करता है। फिर वो उसी कांस्टेबल को अपने पास बुलाता है, जिसके फोन से उस दिन केशव ने जेलर को कॉल किया था। वो कहता है कि आज मुझे सच सच बताओ। कांस्टेबल भी डर के बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उस दिन जेलर आए, केशव को पीटा और फिर वहाँ से चले गए। फिर इंस्पेक्टर काफी ज्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं। अपनी बेल्ट निकालकर कांस्टेबल को मारते भी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कांस्टेबल झूठ बोलता है। फाइनली कांस्टेबल कबूल करता है कि जेलर के जाने के बाद उसने केशव को उठाया, बिठाया और उसके लिए ड्रिंक तैयार किया और उसके बाद उसने रजनी मैडम को कॉल किया था। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर सीधे रजनी मैडम के घर पहुंच जाता है। रजनी मैडम जेल में एक कांस्टेबल थी। इंस्पेक्टर सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि बाकी सब तो मैं पता लगा चुका हूँ, इसीलिए कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। रजनी मैडम इंस्पेक्टर को बताती है कि उस दिन केशव ने उसे फोन किया था और कहा था कि नैना को वो उसके पास लेकर आए। वो बताती है कि जब से केशव ने उसे देखा था, तब से वो उस पर गंदी नजर रखता था। वो आगे बताती है जब उसके पति की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो केशव ने ही उसके इलाज के लिए पैसे दिए थे। बदले में वो उसके साथ संबंध भी बनाता था। रजनी कहती है कि केशव ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने नैना को उसके पास नहीं पहुंचाया, तो वो उसके बेटी के साथ भी वही करेगा जो उसके साथ करता है। वो बताती है कि इसीलिए मैं नैना को उसके पास ले गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रजनी नैना को केशव के पास ले जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है तो डिस्पेंसरी के गेट पर नैना को बैठे हुए पाती है। वो नैना से पूछती है कि केशव कहाँ है, तो नैना बताती है कि केशव उस गेट से दोबारा जेल में चला गया है। रजनी दोबारा से गेट को बंद कर देती है और नैना को उसके बैरक्स में छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है और वो कहती है कि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद इंस्पेक्टर नैना को ढूंढता है और उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है। अब नैना एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। बहुत पूछताछ के बाद नैना बताती है कि रजनी मैडम ने मुझे डिस्पेंसरी में लाकर छोड़ दिया था, जहां पर पहले से ही केशव बैठा हुआ था। फिर केशव ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं भी अपने बचाव के लिए काफी देर तक चिल्लाती रही। पास से ही मंजू देवी गुजर रही थी। नैना की आवाज सुनकर वो डिस्पेंसरी के अंदर आ जाती है और नैना को बचाने की कोशिश करती है। इन तीनों के बीच हाथापाई स्टार्ट होती है। तब केशव मंजू देवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंजू देवी अपने दुपट्टे से उसका गला दबा देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी जान न निकल जाए और यहीं पर केशव की डेथ हो जाती है। वो नैना को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। घबराकर नैना भी डिस्पेंसरी के गेट पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद रजनी नैना को उसके बैरक्स में छोड़कर जेल का गेट बंद करके वापस अपने घर चली जाती है। नैना कहती है कि इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। तब इंस्पेक्टर सीधे मंजू देवी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जेल के कैदियों से पूछताछ करने के बाद और काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली उसे पता चलता है कि मंजू देवी ने पहाड़ों पर मैगी और चाय की दुकान खोल ली है। अब वो वहीं पर रहती है। इंस्पेक्टर भी सीधे वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मंजू देवी से पूछताछ करते हैं। तब वहाँ मिश्रा जी आते हैं और बोलते हैं कि ये कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि जो कुछ किया वो मैंने किया है। पता चलता है कि जब मंजू देवी ने केशव को मार दिया था, उसके बाद उन्होंने मिश्रा जी को कॉल किया और सारी बात बताई। मिश्रा जी सीधे जेल पहुंच गए और वहां से केशव की बॉडी को ले आए और डिस्पेंसरी को भी उन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि कोई भी सबूत किसी को ना मिले। फिर वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मंजू देवी ने उसको मारा नहीं है, बल्कि उसका वध किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम इसे हत्या कहो या वध कहो, लेकिन फिर भी तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हमें केशव की बॉडी मिल चुकी है। जिस पर मिश्रा जी हंसकर कहते हैं कि तुम्हें केशव की बॉडी मिली नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें वो परोस कर दिया है। मिश्रा जी बताते हैं कि शिवपुरी में चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अगर मैं कहीं भी जाकर उसकी बॉडी को दफना देता तो तुम कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाते, बल्कि मैंने ही जानबूझकर उसे प्रकाश के क्वार्टर के पीछे दफनाया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ नए क्वार्टर्स बनने वाले हैं। कभी ना कभी वहाँ खुदाई जरूर होगी, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर दफनाया और साथ ही मैंने प्रकाश की रिंग भी वहीं पर डाल दी ताकि पूरा का पूरा शक जेलर पर जाए। अब तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने उसे मारा था? जो सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहता है
कि तुम किसी निर्दोष को फंसाकर बहुत गलत कर रहे हो। तब मिश्रा जी कहते हैं कि वो कोई निर्दोष नहीं है, बल्कि उसकी गलती की सजा मंजू ने 28 साल काटी है। मिश्रा जी बताते हैं कि 28 साल पहले जिस कपल का मर्डर किया गया था, जिसके लिए मंजू को 28 साल की सजा सुनाई गई थी, वो एक्चुअली उसी जेलर ने किया था। वो उसी जेलर की भतीजी थी, जो कि किसी लोअर कास्ट के लड़के से प्यार करती थी। इसीलिए उन दोनों ने भागकर शादी की थी। ये बात जेलर को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो जातिवाद को बहुत मानता है। इसीलिए जेलर ने उन दोनों को जान से मार दिया। क्योंकि मंजू देवी वहाँ की केयर टेकर थी, इसी वजह से सारा इल्जाम उन पर लगा दिया गया और इनोसेंट होने के बावजूद उसे 28 साल की सजा सुनाई गई। मिश्रा जी सीधे कहते हैं कि तब मर्डर उसने किया, सजा मंजू देवी ने काटी, और अब मर्डर मंजू देवी ने किया, सजा वो काटेगा। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि बाकी तुम्हें जो करना है कर लो, हमने तो अपनी जिंदगी इसी 1 साल के अंदर जी ली है। सब कुछ सुनकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और पूरे केस का इल्जाम उसी जेलर के ऊपर लगा देता है। रिपोर्ट में केशव का मर्डरर उस जेलर को ही बताता है। जेलर कहता है मैंने केशव को नहीं मारा। तब इंस्पेक्टर कहता है कि आज से 28 साल पहले तुमने अपने भतीजी को तो मारा था ना, इसे उसी की सजा समझ लो। फिर जेलर को सजा सुना दी जाती है और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।